के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सम्माननीय अर्जुन मेघवाल जी, आदर्श गोयल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह जी, सुरेश जी जैन, निरंजन जी, मंजू जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, आखिरी में बोलने वाले के लिए एक सुविधा होती है कि जो भी हम चाहते हैं वो सारे विषय आ जाते हैं और इसलिए अंत में कहने के लिए बहुत कुछ आवश्यकता नहीं रहती, शेष नहीं रहता, ऐसा तो नहीं कह सकते, परंतु आवश्यकता नहीं रहती। आज इस शिक्षक दिन, ये इसका विशेष उद्देश्य माननीय सेन अग्रवाल जी ने बड़ी परिश्रम पूर्वक, अध्ययन पूर्वक ग्रंथों का निर्माण किया। ऐसे विश्वगुरु भारत की कल्पना रखकर हम सबके सामने एक तैयार सामग्री दी है, इसलिए मैं उनका प्रारंभ में ही बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आपका अभिवादन है। बहुत बार शब्द चलता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी। यह हमारी कल्पनाओं के साथ कितना मेल खाता है मुझे मालूम नहीं, पर यह स्वर्ण भूमि भारत थी, ये तो पक्का है। चिड़िया उड़ सकती है, भूमि कभी उड़कर नहीं जाती कहीं पर। स्वर्ण भूमि भारत है और इसकी कल्पना जिस कालखंड में हुई है, कालखंड को लेकर हम कहते हैं, उस समय न विश्वविद्यालय थे, न कोई शोधार्थी छात्र थे, न कोई महाविद्यालय थे, फिर भी इस भूमि को सुवर्ण भूमि के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऐसे महानुभाव उस समय भी निर्माण हुए और जब उन सारे महानुभावों का स्मरण आज के दिन शिक्षक यह एक महत्वपूर्ण इकाई तो है ही, उसकी आवश्यकता भी है और भी है, परंतु जो एक शीर्षक दिया गया कि राष्ट्र के निर्माण में क्या या भारत के विकास में क्या भूमिका है, आज हम इस शिक्षक दिन के ऊपर इसलिए शिक्षकों की भूमिका की बात करें। वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत के विकास में हम सबकी भूमिका क्या है, इस पर चिंतन, इस पर विचार होने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रश्न आता है कि हम इस देश को विकसित देश मतलब कौन से रूप में हम देखना चाहते हैं। आज विकास के, विकसित समाज के, विकसित देश के मापदंड पश्चिमी जगत ने अपने स्थापित किए हैं। उसी आधार पर उन देशों के विकास का आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। उन्होंने मापदंड तय किए जो पूर्व के देशों से, मतलब अगर हम कहें तो भारत के चिंतन के तुलना में बहुत निम्न स्तर के हैं, बहुत छोटे हैं। आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। तो किसको हम विकसित समाज कहे, किसको विकसित देश कहे? जीवनावश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना ये न्यूनतम किसी भी समाज के लिए आवश्यक बातें तो है। साधनों से संपन्न हो, परिपूर्ण हो, यह तो एक विकास का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मापदंड है, उसके बिना होता नहीं है।
पर क्या केवल वही एकमात्र है? आज कहीं ना कहीं चिंतन और व्यवहार के धरातल पर वह एक ही मापदंड बहुत असंतुलित रूप में सबके सामने आ रहा है। भौतिक संपन्नता से युक्त व्यक्ति ही बड़ा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। लोग उनको नमन करते हैं, उनको करते हैं कि उनकी लक्ष्मी को करते हैं, मुझे मालूम नहीं, नमन करते हैं, झुकते हैं। संत महंतों के सामने झुकने वाली मानसिकता और लक्ष्मी के से मतलब वैभव संपन्न लोगों के सामने झुकने की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। बाह्य दृष्टि से प्रभावित करने वाला वैभव संपन्न जीवन और तपस्या और साधना के द्वारा विकसित हुआ उस व्यक्ति के सामने विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ खड़े होकर, तो उस समय जो नमन का भाव आता है वो एक भिन्न प्रकार। और इसलिए यह एक भारत की परंपरा है। हम तो जानते हैं कि साधु संतों को नमन करने के लिए योजना नहीं बनती, वैभव संपन्न को नमन करने के लिए योजना बनाकर करना पड़ता है। कितने प्रकार के विचार लोगों के मन में आते होंगे मालूम नहीं, क्या करें, नमस्कार करना ही पड़ता है, नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। एक स्थान पर बड़ा अच्छा चरण स्पर्श करें ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं देते। हमेशा मिलते रहे। आज की इस चकाचौंध की दुनिया में कम से कम भारत एक देश ऐसा होना चाहिए कि जो विश्व को कौन सी दिशा में जाना चाहिए इसका मार्गदर्शन करे। भारत विश्व गुरु बन उसकी नियति है। हमारा भाग्य है कि उसे कारण हम लोग बन सकते हैं। भारत विश्व गुरु बनने का है, कौन बनेगा? क्या देश के नेतृत्व बनेगा? क्या राजनीतिक नेतृत्व के कारण विश्व गुरु बनेगा? क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों के कारण विश्व गुरु बनेगा? और अगर विश्व गुरु बनना ही है तो कौन से विषयों का गुरुत्व हम सबके ऊपर आता है, इसका जब हम विचार करेंगे तब भारत विश्व गुरु बन। और ये किसी भी देश की इस प्रकार का सामर्थ्य उस देश में रहने वाला जन सामान्य कैसा है उस पर ही निर्भर है। देश नेताओं के कारण बड़ा नहीं होता है। देश का बड़प्पन एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के ऊपर देश बड़ा होता है, समाज बड़ा होता है। बहुत पुरानी घटना है।
इजराइल का युद्ध अरब देशों के साथ पहले से चलता है। तो किसी ने कहा कि कंप्यूटर आ गया था तो कंप्यूटर में डालिए कि अरब देशों का सामर्थ्य, उनके शस्त्र अस्त्र, उनकी सेना, उनकी भौगोलिक रचना, उसको हिसाब के साथ उसके आंकड़ेवारी, उसका स्टैटिस्टिक कंप्यूटर में डालिए और इजराइल के पास क्या है वो डालिए। स्वाभाविक रूप से कंप्यूटर का जो जवाब आया वो यही आया कि अरब जीतने वाले हैं। वस्तुस्थिति भिन्न है। इजराइल आज पूरे शक्ति के साथ खड़ा है। किसी ने पूछा कि गलती कहाँ हुई, तो उन्होंने कहा जो सामर्थ्य दिखाई नहीं देता है उसको आप कंप्यूटर में कैसे डालोगे, और वो हर व्यक्ति के अंतःकरण की देशभक्ति का जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो आप कैसे नापेंगे। उसके आधार पर इजराइल मजाक में कभी कभी हमें कार्टून दिखा हुआ सामने आता है कि इजरायली सैनिक हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है और कोई ऐसे बाहर से गए हुए व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई तुम्हारे दाएं तरफ अरब है, बाईं तरफ अरब है, पीछे अरब है, सामने अरब है, कैसे होगा। तो वो सैनिक कहता है भगवान उनको बचाए, क्योंकि मैं कहीं पर भी गोली मारूंगा तो एक अरब मरने वाला है। अब ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता देश और समाज को बड़ा बनाती है। और ये विकसित भारत का जब हम विचार करेंगे तो क्या यहाँ का जनसामान्य कैसा व्यवहार करेगा, कैसे बर्ताव करेगा, कैसे आचरण करेगा, कौन से परिस्थिति में कैसा खड़ा रहेगा, उस पर उस देश के विकास का नापा जा सकता है। अंकगणित के अर्थमेटिकल इससे नहीं होगा। आज की साइंस की नापन की पद्धति उससे नहीं हो पाएगा। और फिर यही है, और ये दो पक्ष अगर हम माने विकास के, एक वैभव संपन्न, उसकी भारत ने कभी उपेक्षा नहीं की, भविष्य में भी भारत उसकी उपेक्षा नहीं करेगा, तभी तो ये सुवर्ण भूमि रहा और सुवर्ण भूमि रहेगा। ऐसे इस प्रकार की वैभव संपन्नता हम दुनिया के सामने बताना चाहते हैं। उसके लिए सब प्रकार के प्रयास होने की आवश्यकता है, लेकिन उसका दूसरा जो पक्ष है वो भी उसी प्रकार से सशक्त होने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या आज की शिक्षा व्यक्ति को आय का साधन बनाती है, आय का स्रोत बनाती है, क्या बनाती है। और जब ये चिंतन जब चला इस दिशा में, अगर एक थोड़ा, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि आवश्यकता भी नहीं और समय भी कम है। अंग्रेजों के भारत में आगमन के बाद जो जिस प्रकार की शिक्षा नीति चली, उसके दो प्रकार के विचार थे। एक, उसी समय औद्योगिकरण का प्रारंभ हो चुका था, इसलिए उद्योग जगत को चलाने के लिए योग्य उस प्रकार के कर्मचारी, उस प्रकार के तज्ञ लोग चाहिए। और हमें यहाँ पर अगर भारत में प्रशासन चलाना है तो प्रशासन चलाने के लिए हमें योग्य प्रकार के आवश्यक क्षमता वाले कर्मचारी मिल जाए। यह अंग्रेजों ने शिक्षा की नीति के रूप में बनाया। उनकी शिक्षा की नीति में मनुष्य का विकास, इसको स्थान ही नहीं। अब ये चला लगभग इतने 150 वर्ष तक चला, हमारे भी रक्त में उतरा, यही उतरा, हमारी सोच की दिशा भी उसी प्रकार हुई। 1947 से अवसर आया है कि भारत अपने चिंतन पर चले, अपनी दिशा को लेकर चले। हम जब कहते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ है तो सभी बातों में स्वतंत्र होना यही उसकी अपेक्षा थी, लेकिन हम भी उसी लाइन पर कुछ समय तक चलते रहे। ये तो भगवान की विशेष कृपा है कि यहाँ पर इसके बावजूद भी
कई प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्तियों का निर्माण भी साथ साथ होता रहा। केवल आय के स्रोत बढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं बने तो अच्छे चिंतक बने, वैज्ञानिक बने, सेना के अधिकारी बने, लेखक बने, कलाकार बने। ये तो अपना भाग्य है, इसको बनाने के लिए किसी के प्रयास नहीं है, इसके लिए कोई विश्वविद्यालय की भूमिका नहीं रही होगी। एक वातावरण तो बना। जिन वैज्ञानिकों का नाम हम आज लेते हैं वो किस प्रकार की विपरीत परिस्थिति में परिश्रेष्ठ बन गए। क्या था बाबा उनके पास, क्या था विक्रम साराभाई जी के जमाने में, क्या था अब्दुल कलाम जी के जीवन में जब इस प्रकार का उनका विकसित जीवन हुआ, कौन दिशा दर्शन करने वाले थे। अब्दुल कलाम कहते हैं कि तिरुवल्लुवर के द्वारा दिखा गया तिरुकुरल ये मेरे जीवन को दिशा देने वाला तय हुआ है। यह है अभी चंद्रयान की वगैरह अभी चर्चा चल रही है। इसरो के जो प्रमुख है वो उस चंद्रयान के छोड़ने के पूर्व शिव मंदिर में जाकर आराधना करके आए, ऐसा समाचार पत्रों में आया है। क्यों है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? नहीं, यहां पर इस प्रकार की शक्ति है, उस शक्ति के प्रति मन के अंदर सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते हुए मैं कुछ भी करूं, सफलता मिलेगी, ये भाव है। पहले मंगलायन भी गया था, आज की चंद्रायन भी गया है, ये सब समय हमने सुना है और देखा भी है कि वहां पर काम करने वाली महिला वैज्ञानिक मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके आई और फिर अपने केंद्र में आकर उन्होंने उस प्रकार के प्रयोगों का प्रारंभ किया। क्या इस शक्ति को हम शक्ति मानते हैं कि नहीं मानते? जब व्यक्ति के अंतःकरण में इस प्रकार की भाव रहेगा कि एक शक्ति ऐसी है कि जो आंखों से हम नहीं देखते वो है, उसके अस्तित्व का परिणाम है कि हमारा जीवन है, इस प्रकार के लोग सोचने वाले आज भी हमारे सामने हैं। मैं समझता हूं कि वो एक विकसित व्यक्तित्व के उदाहरण हम सबके सामने हो रहे हैं। बाकी शिक्षा प्राप्त होगी वह सुनेगा ही, और इसलिए इसका जो दूसरा पक्ष जो है वो मानस के धरातल पर व्यक्ति कैसे बनेगा। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर, इतना तो कहा गया, उसके आधार पर व्यक्ति आगे चलकर श्रेष्ठ बनने वाला है। बाकी सब प्रकार के आज की शिक्षा की हमारी सारी व्यवस्थाएं ये उसके लिए पोषक है, पूरक है, ऐसी बननी भी चाहिए। पर मानस किस है? हाइड्रोजन बॉम्ब जिन्होंने बनाया है उन्होंने इसलिए तो नहीं बनाया था कि हिरोशिमा पर डालना चाहिए। श्रेष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने एक ऊर्जा का एक स्रोत होगा, ऊर्जा का एक विस्फोट होगा, उसके कारण ऊर्जा प्राप्त होगी, इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार किया होगा। वह हम लोग थे कि जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, वो मनुष्य ने दुरुपयोग किया है। क्यों? तो मानसिक धरातल पर कुछ न कुछ विकृतियों के रहते हुए ज्ञान का सदुपयोग नहीं, ज्ञान का दुरुपयोग होता है। मैं बड़ी दुख के साथ करना चाहूँगा, आज देश के अंदर जो प्रश्न निर्माण हुए ना वो अनपढ़ लोगों के कारण नहीं है। देश के अंदर जो प्रश्न निर्माण हुए हैं वो गरीब लोगों के कारण नहीं है। प्रश्न तो निर्माण करने वाले अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले गरीब नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि केवल शिक्षा प्राप्त होने से व्यक्तियों के सब प्रकार के गुणों का विकास हो सकता है? शिक्षा से कुछ क्षमताओं का विकास अवश्य होगा, लेकिन आंतरिक गुणों का विकास देने वाली शिक्षा वो अलग स्थान पर मिलती है, अलग केंद्रों पर मिलती है। उन केंद्रों का विकास होना चाहिए, साथ साथ ही होना चाहिए। और ये विकास का एकाधिक चिंतन ये ठीक नहीं।
समग्रता से इसका विचार होने की आवश्यकता है। औपचारिक शिक्षाएं एक रास्ता बनाती है, परंतु जहां जहां पर जिस समाज के अंदर, देश के अंदर अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र खड़े हुए, वो घर है, वो मंदिर है, वो कथाकार है, वो प्रवचनकार है, वो संत है, वो सन्यासी है, कि जो व्यक्तित्व का एक अनौपचारिक शिक्षण के केंद्र है, और इसलिए भविष्य में भी इन अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का अस्तित्व, उनका सामर्थ्य बना रहना, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसको बनाए रखना है, समाज में भी उनको स्वीकार करना है, तब जाकर परिपूर्ण विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। आज की स्पर्धा में भारत भी उसी स्पर्धा का एक हिस्सा बने, ये ठीक नहीं होगा। अगर विश्व गुरु बनना है तो अग्रवाल जी ने जिस प्रकार के महापुरुषों का वर्णन किया है, उनके ही मार्ग पर हमको चलने की आवश्यकता है। इस पर विचार नहीं, और इसलिए आदर्श है, अनुकरणीय जीवन चाहिए। किसका अनुकरण करें? पुराना प्रसंग है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, पर इस अवसर पर स्मरण करने में कोई आपत्ति नहीं होती। अब्दुल कलाम जी को हम जानते हैं कि कई प्रकार के छात्रों के बीच जाते थे, छात्रों से गपशप करना, वार्तालाप करना, उसका उनका एक स्वभाव। तो उन्होंने स्वयं कहा कि एक बार मैं एक विद्यालय में गया, एक विद्यालय में जाने के बाद एक छात्र था, छोटा होगा 7वीं 8वीं कक्षा का छात्र। उसने कहा मुझे एक प्रश्न बताइए। उन्होंने मुझे, कलाम साहब ये बताइए कि आपके सामने जीवित आदर्श कौन है? अब्दुल कलाम कहते हैं, अगर उसने जीवित शब्द नहीं लगाया होता तो मेरे पास लंबी सूची है। वो बालक बड़े प्रामाणिकता से पूछ रहा है कि जीवित आदर्श कौन है। मैं सोच रहा हूं क्या किसी राजनीतिक नेता का नाम लूं, क्या किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लूं, मैं किसका नाम लूं? तो वो लिखते हैं आगे, उस छोटे से प्रश्न पर मेरी सारी बुद्धिमत्ता धराशायी हुई, मैं मौन रहा, मैं उसका जवाब नहीं दे सका। क्यों होता है? क्योंकि जिनका अनुकरण किया जाए, जिनके पीछे जाया जाए, जिनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, इस प्रकार के व्यक्तित्व का आज अभाव है। शिक्षा के माध्यम से क्या इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होने की संभावना है? सभी स्तर पर सभी ने इसका विचार करने की आवश्यकता है। और ये प्राचीन काल के उदाहरण हम सबको यही दिशा दर्शन कर रहे हैं कि आपको इस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन आज की सब प्रकार की स्पर्धा, आज जिस प्रकार का युग है, उस युग में अगर भारत भी प्रभावित होगा तो दुनिया को सही मार्ग बताने वाला विश्व में कोई बचने वाला नहीं है। और अगर विश्व को भी शांति, अहिंसा, सत्य, परिश्रम, प्रामाणिकता, निष्ठा, परस्पर सहयोग, इन मूल्यों पर अगर सब विश्व को ले जाना है तो इन मूल्यों का भारतीय की औपचारिक शिक्षा में भी उसका प्रावधान होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा देने वाले भी होने चाहिए, और ऐसे आदर्श जीवन दिखने भी चाहिए कि यह केवल ग्रंथों तक नहीं, ऐसा जीने वाला समाज का वर्ग है जिसको हम नमन करेंगे और उनके मार्ग पर चलने का पड़ा। अन्यथा कहाँ अंधकार में जाएंगे। और इसलिए प्रयासों की दिशा, प्रयासों की समीक्षा, इस पर हमारा बार बार चिंतन होता रहे। भारत विश्व गुरु बनने से अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो आज की और वर्तमान की और भविष्य की भी पीढ़ी इस आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो, इसका प्रयत्न विश्वविद्यालयों के द्वारा हो, अनौपचारिक प्रकार के प्रयत्न के माध्यम से हो। एक अंतिम बात बताकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा। आजकल कई एक शब्द चलते हैं जो आप सब लोग उन शब्दों को परिचित हो। अध्यापक शब्द है, उपाध्याय शब्द है,
आचार्य है, पंडित, दृष्टा है, गुरु। अब अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो सभी शब्दों का अर्थ तो एक ही निकलता है। आप अध्यापक को हो, नहीं तो गुरु को हो। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो इन 6 शब्दों का एक भिन्न प्रकार का संदर्भ है। आज शिक्षा के संदर्भ में 6 प्रकार के लोगों की आवश्यकता है और इसलिए इन 6 शब्दों के पीछे का दृष्टिकोण अगर ठीक से समाज में रखेगा और समाज की चलने वाले लोग भी रखेंगे, संचालन करने वाले लोग भी रखेंगे, नीति निर्धारण करने वाले भी लोग रखेंगे, सामान्य व्यक्ति भी इन 6 शब्दों के आधार पर अगर सोचेगा तो हो सकता है। और इसलिए अध्यापक के बारे में कहा गया, जो जानकारी पर्याप्त देता है उसको अध्यापक कहा जाता है। जानकारी आवश्यक है कि नहीं? आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज का भी और भूतकाल का भी अध्यापक यानी नॉलेज ओरिएंटेड है, ये इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, नॉलेज ओरिएंटेड नहीं है। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड का गया ये किसी एक विचारवंत वैचारिक चिंतन करने वाले व्यक्ति ने लिखा है। जब हम कहते हैं कि ज्ञान के साथ जानकारी चाहिए, केवल जानकारी पर्याप्त नहीं, इंफॉर्मेशन विथ नॉलेज, ये जो देता है उसको उपाध्याय कहा जाता है। वो उपाध्याय पर अपने जीवन के लिए आवश्यक कुशलता भी चाहिए, कौशल्य चाहिए, स्किल्स चाहिए कि जो कौशल्य कुशलता सिखाने वाला है उसको अपने यहाँ पर आचार्य कहा है। द्रोणाचार्य से लेकर अमित तक बात तो वो आचार्य है कि जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक ऐसी कुशलताओं से तज्ञ करेगा। किसी विषयों के गहराई, इनसाइट ऑफ द सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसकी गहराई में समझा सकता है उसको पंडित कहा है। कि जो विषयों का केवल ऊपर ऊपर की बातें नहीं तो उसके छात्रों को उसकी गहराई तक ले जाएगा, वो पंडित है। परंतु इतना पर्याप्त नहीं तो कहा गया कि गहरे ज्ञान के साथ व्यक्ति को विजनरी भी बनना चाहिए, एक लक्ष्य भी तय करते आना चाहिए। ऐसे लक्ष्य को भी तय करने का मार्ग बताता है, उसको दृष्टा कहा है। और अंतिम जो शब्द है वो कहा गया कि आंतरिक सामर्थ्य सब लोगों के अंदर है, उस आंतरिक सामर्थ्य को जो जागृत करता है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग बताता है, उसको गुरु कहा है। आज भारत विश्व गुरु बनेगा, यह अंतिम भाव हम सबको समझकर उस प्रकार का समाज सिद्ध हो, इसके लिए हम सब लोग संकल्प करें, कटिबद्ध हो, हम सब मिलकर इस प्रकार के विश्व गुरु भारत को बनाने का प्रयास करें कि जो सारे विश्व के मानव जाति की आंतरिक सामर्थ्य को ध्यान में लेकर सब प्रकार के अंधकार से मुक्त करते हुए प्रकाश की दिशा में सबको जाने के लिए प्रेरित करें। ऐसा जब भारत बनेगा तभी हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु है, उसका संकल्प करने की आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे आने का अवसर मिला, इसलिए भारत विकास परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय और इस कार्यक्रम के आयोजक सबको धन्यवाद देते हुए और आप सबको भी प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप में भी अध्यापक लोग हैं तो आज शिक्षक दिन होने के कारण आपको भी प्रणाम करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।